ओके जी, ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल के अंदर जो हमारा कर्व होता है ग्राफ का, उसके नीचे का जो टोटल एरिया होता है वो 1 के इक्वल होता है। क्योंकि z वेरिएबल हमें प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करके नहीं बताता, z वेरिएबल हमें एरिया कंप्यूट करके बताता है, और रैंडम वेरिएबल x हमें प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करके बताता है, और उसके ग्राफ में जो कर्व है, कर्व के नीचे का जो भी पोर्शन है, ये हमें बताता है कि ये उसकी प्रोबेबिलिटीज है। यहाँ पे शेडेड पोर्शन प्रोबेबिलिटीज को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे शेडेड पोर्शन एरिया को डिनोट कर रहा है। z वेरिएबल हमें एरिया कंप्यूट करके देता है, रैंडम वेरिएबल x जो है ये हमें प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करके देता है। इसमें टोटल एरिया 1 के है, इसमें टोटल प्रोबेबिलिटीज 1 के इक्वल होती हैं, तो इसलिए हम इन दोनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं। टोटल एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, और इन दोनों का आंसर आपका इक्वल टू 1 होता है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज एंड टोटल एरिया, ये दोनों इक्वल टू 1 होते हैं। इसलिए जब हम किसी रैंडम वेरिएबल x की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर नंबर से लेस देन की, मतलब यहां पे हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे पास x जो है वो डिस्क्रीट नहीं है, कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस में हमारे पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको डिफाइन करना हमारे इम्पॉसिबल हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी होती है लेस देन की, हम उसको शिफ्ट कर देते हैं इस ग्राफ के अंदर। जो ग्राफ है हमारा स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल z, हम क्या काम करते हैं, उस पॉइंट के ऊपर उसका लेस देन का एरिया कंप्यूट कर लेते हैं। ये अब एरिया है। ये हमारा पॉइंट x इज इक्वल टू a हो गया, और सेम एज इट इज ये पॉइंट हो गया हमारा z इज इक्वल टू a। अब x को z में कैसे शिफ्ट करेंगे, उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला है। x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, म्यू पुट करेंगे, सिग्मा पुट करेंगे, ये फॉर्मूला हमें x की वैल्यू को z में शिफ्ट कर देगा। ये हमारा z का पॉइंट आ गया। अब हम इस पॉइंट से लेस देन का एरिया निकालेंगे, क्योंकि जो एरिया का आंसर होगा वही प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम नहीं निकाल सकते, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अभी अभी मैंने स्लाइड से पहले आपको बताया था कि जब हमारा x जो होता है वो डिस्क्रीट नहीं होता, तो फिर ये चीज इम्पॉसिबल हो जाती है कि हम उसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करें, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर आ जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, अपने इस वेरिएबल को z वेरिएबल में शिफ्ट करते हैं। कैसे शिफ्ट करते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू। जो हमारा x का पॉइंट होता है वो z में शिफ्ट हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, z के ग्राफ में उसका लेस देन का एरिया निकाल लेते हैं, और अगर मोर देन की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, हमने मोर देन की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो एज इट इज हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और वहां पे अपने z के पॉइंट को डिस्कस करेंगे, z इज इक्वल टू b, और उससे अबव का एरिया निकाल लेंगे। हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, हम एरिया निकाल लेंगे। एंड सिमिलरली बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, सिमिलरली बिटवीन 2 पॉइंट्स, हम किसी ग्राफ के अंदर अगर 2 पॉइंट के बीच का प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना चाहते हैं, तो हम उसको z में शिफ्ट करके उसका एरिया निकाल लेंगे, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है, क्योंकि दोनों का सम इक्वल होता है। अब हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि प्रोबेबिलिटी से चलो हम कंप्यूट नहीं कर सकते, वहां पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी कंप्यूट नहीं कर सकते, दैट इज पॉसिबल। तो हमने अपने x को z में शिफ्ट कर दिया। अब z में शिफ्ट करने के बाद जिस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हम उस पॉइंट लेंगे। लेस देन का एरिया, मोर देन का एरिया, या बिटवीन 2 पॉइंट्स का एरिया निकालेंगे। अब एरिया कैसे कंप्यूट करेंगे, अब पॉइंट इसके आते हैं, एरिया को कैसे कंप्यूट करें। प्रोबेबिलिटी से चलो हम कंप्यूट नहीं कर सकते, अब एरिया कैसे कंप्यूट करेंगे, ए से लेस देन का एरिया, बी से अबव का एरिया, या 2 पॉइंट के बीच का एरिया कैसे कंप्यूट करें। उसके लिए फिर हमारे पास एक सेट टेबल है,
जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल z। इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल है, z टेबल जिसको कहा जाता है। वो टेबल मैंने आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले सेंड किया था ग्रुप में। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ग्रुप में एक पीडीएफ फाइल सेंड की है। उसको अगर आप ओपन करेंगे तो वो आपके पास एक टेबल है, उसमें दो दो होंगे, पेज होंगे उसमें। अब हम उस टेबल को डिस्कस करते हैं कि उस टेबल के अंदर हमारे पास जो आंसर्स दिए हैं, जो वैल्यूज दी हैं, वो बेसिकली एरियाज दिए हैं। तो हमने जिस पॉइंट का भी एरिया निकालना होगा ना, हम उसको पॉइंट को जेड टेबल में जाके चेक करेंगे, जेड टेबल से उसकी वैल्यू को पिक करेंगे। वहां पर एरियाज कंप्यूट हुए हुए हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पे एरियाज कंप्यूट हुए हैं। हम बस ये देखेंगे हमारा पॉइंट क्या है, उस पॉइंट को टेबल में देखेंगे और टेबल के अंदर से वैल्यू को पिक करेंगे, वही हमारा एरिया होगा, वही हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। तो एरिया कंप्यूट करने के लिए आपको किसी फार्मूले वगैरह को फॉलो नहीं करना, सिर्फ आप टेबल को यूज करेंगे। टेबल के अंदर से अपना एरिया उठाएंगे, जो भी पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिस पे आपने एरिया निकालना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को टेबल में देखेंगे, टेबल के अंदर से वो पॉइंट पिक करेंगे, जो आपका एरिया है वही बेसिकली आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब टेबल को थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं कि टेबल को यूज कैसे करने हैं और टेबल के अंदर जो वैल्यूज हमें गिवन है उसको कैसे करना है। अब हम इस पॉइंट की तरफ आते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बताया है कि स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल z जो होता है, इसके अंदर हमारी जो मीन होता है z का जो मीन होता है वो 0 होता है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो 1 होता है। और जो हमारा रैंडम वेरिएबल होता है x, उसके अंदर जो हमारा मीन होता है, इसकी रेंज -∞ से +∞ होती है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो 0 से +∞ के दरमियान। अब दोनों का यहाँ पे एरिया 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1 के इक्वल होती है। इसमें भी ग्राफ सिमेट्रिकल होता है, इसमें भी ग्राफ सिमेट्रिकल होता है। फिर हम अपने रैंडम वेरिएबल x को जब z में शिफ्ट करते हैं इस फार्मूले के थ्रू, तो जैसे पॉइंट यहाँ पे होता है एज इट इज पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाता है। ये z का पॉइंट है, ये आपका x का पॉइंट है। तो x को जब हम z में शिफ्ट करते हैं तो इस फार्मूले के थ्रू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो रेंज होती है ना इस पॉइंट पे, ये होती है -∞ से लेकर +∞ तक। ये हमारा रैंडम वेरिएबल x है ना, ये उसकी रेंज होती है। जब हम इसको z में शिफ्ट करते हैं, z ग्राफ में शिफ्ट करते हैं, तो z की जो रेंज है ना हमारे पास वो है -3.90 से लेकर +3.99 तक। ये एक और पॉइंट हमारे सामने आ गया। क्या पॉइंट है कि रैंडम वेरिएबल x जो है ये हमारा -∞ और +∞ के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू। जब हम अपने रैंडम वेरिएबल को z में शिफ्ट करेंगे इस फार्मूले के थ्रू, तो हमारे पास z का मिनिमम आंसर जो होगा वो -3.90 का और मैक्सिमम +3.99। मतलब यहाँ पे x कुछ भी हो, जब आप उसको शिफ्ट करेंगे ना तो z की रेंज हमारे पास ये होगी। और उसके करस्पॉन्ड जो हम टेबल फॉलो करेंगे z का, मैं भी उसको स्क्रीन पे आपको दिखा भी दूंगा भी, और व्हाट्सएप पे मैंने सेंड भी किया हुआ है। तो आप देखेंगे फर्स्ट कॉलम में आपको यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू नजर आएगी -3.9, फिर बहुत सारी वैल्यूज होंगी नेगेटिव में, फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0.0, और फिर बहुत सारी पॉइंट्स होंगी, सारी की सारी पॉजिटिव में, फिर यहाँ पे होगा 0.0, और यहाँ पे जो फर्स्ट एरिया होगा जिसको हम लिखेंगे 0.0005, फिर 0.01, 0.02, 0.03 और सो ऑन, ये जाएगा 0.09 तक। और इसके नीचे और इसके सामने आप देखिएगा यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू आ रही है वो है 0.9995।
अब ये टर्म इक्विवेलेंट हो गई, तकरीबन ये 0 ही है ना, और ये टर्म इक्विवेलेंट टू 1 हो गई, ये तकरीबन 1 के इक्वल है। तो आप देखें यहां पर ये आपका पूरा टेबल है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपकी फर्स्ट रो, ये आपका पूरा टेबल। अब इस पार्ट में आप देखें आपके पास बहुत सारी वैल्यूज डिफाइन की है। अच्छा, ये टेबल जो है ना आपका दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है। ये नेगेटिव वैल्यूज है, ये नेगेटिव वैल्यूज है, और ये पॉजिटिव वैल्यूज है। तो जो मैंने आपको पीडीएफ फाइल सेंड की है ना, उस एक टेबल आपका नेगेटिव का है, उसमें सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं, आप देखिएगा लेफ्ट साइड पे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वैसे ही सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं लेफ्ट साइड पे, और एक और जो पेज है दूसरा पेज, उसमें आप देखिएगा सारी पॉजिटिव वैल्यूज लेफ्ट साइड पे। और टॉप साइड पे देखिएगा फर्स्ट रो में आपके पास 0.01 लिखा हुआ है, 0.01, 0.00, 0.01, 02, 03, 04 एंड सो ऑन 09 तक है। और इस पॉइंट के सामने और इस पॉइंट के नीचे आपको जो फर्स्ट ये एरियाज हैं, ये सारे एरियाज लिखे हैं, ये सारे एरियाज लिखे हैं इस से। तो एरियाज 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है आहिस्ता 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 1 की तरफ। अब इसका क्या कंसेप्ट है वो भी देखें। आपका एरिया यहां से स्टार्ट हो रहा है, एरिया इस पॉइंट पे 0 है, और इस पॉइंट पे जो एरिया है वो 1 के इक्वल है। इसका क्या मतलब है, जब आप स्टार्टिंग पॉइंट में हैं लेफ्ट साइड पे, एरिया 0 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पॉइंट पड़ा हुआ है -3.9, ये पे पॉइंट है -3.9, -3.9 पे एरिया 0 है। इसका क्या मतलब है, -3 पॉइंट का लेफ्ट साइड, -3 पॉइंट का लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे तो कोई भी ग्राफ नहीं है ना, लेफ्ट साइड पे इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कोई ग्राफ नहीं है, इस पॉइंट के बाद ग्राफ शुरू हो रहे हैं, मतलब राइट साइड अबव होती है, लेफ्ट साइड लेस देन होती है, मैंने भी बताया था। तो ये लेस देन है, ये मोर देन है, तो इस पॉइंट से लेस कोई ग्राफ नहीं है, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो स्टार्ट से लेफ्ट तो कुछ भी नहीं है, तो स्टार्ट से लेफ्ट का मतलब है कि एरिया 0 है। तो ये जो टेबल है ना आपको, ये आपको किसी भी पॉइंट के लेफ्ट साइड का एरिया प्रोवाइड करता है, राइट साइड का नहीं करता। ये टेबल आपको किसी पॉइंट पे एरिया कंप्यूट करना हो तो ये उस पॉइंट के लेफ्ट साइड का एरिया बताते हैं। तो -3.9 इसका मैंने बताया था, यहाँ पे -3.90 इसका पहला पॉइंट होता है। तो -3.9 के लेफ्ट साइड पे कोई भी पॉइंट नहीं है, कोई भी ग्राफ नहीं है, तो इसके लेफ्ट साइड का एरिया 0 का, ये देखिए 0 आया हुआ इस पॉइंट के साथ। अच्छा, 3.99 इस पे एरिया क्या आ रहा है, 1। 3.9 आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, लास्ट पॉइंट, इस पे एरिया 1 है। इसका क्या मतलब है, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो एरिया है, लेफ्ट साइड का मतलब क्या होगा, ये सारा का सारा एरिया 1 के इक्वल है। तो कंडीशन वही आ गई ना, इस पॉइंट का लेफ्ट साइड, इस पॉइंट का लेफ्ट साइड। तो ये जो टेबल है ना, ये जो भी आपको एरिया प्रोवाइड कर रहा है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट साइड का एरिया दे रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट साइड का एरिया दे रहा है। अगर मुझे इस पॉइंट का एरिया निकालना हो, इस पॉइंट का, मुझे इस पॉइंट का एरिया निकालना है, तो टेबल मुझे इसके लेफ्ट साइड का एरिया बताएगा, राइट साइड का नहीं बताएगा, लेफ्ट साइड का बताएगा। अगर मुझे इस पॉइंट पे एरिया कंप्यूट करना है, x इज इक्वल टू बी, सॉरी z इज इक्वल टू बी, इस पॉइंट मुझे एरिया कंप्यूट करना है, तो टेबल मुझे इस पॉइंट के लेफ्ट साइड का एरिया बताएगा, राइट साइड का नहीं बताएगा। मतलब जिस पॉइंट के ऊपर मैंने एरिया कंप्यूट करना है, टेबल मुझे उसके लेफ्ट साइड का आंसर देगा, राइट साइड का नहीं देगा। ये जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हैं, ये सारी इन पॉइंट्स के लेफ्ट साइड। तो एक चीज आपके जहन में आ जानी चाहिए कि टेबल से जो भी वैल्यू आप पिक करेंगे वो एरिया होगा। किसका एरिया होगा, किसी भी पॉइंट के लेफ्ट साइड का। और बेसिकली मैं आपको पहले बता चुका हूं, एरिया बेसिकली हमारी प्रोबेबिलिटीज को डिनोट कर रहा होता है। एरिया और प्रोबेबिलिटी हमारी इक्वल होती है, जो एरिया होगा वही प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है, तो हम उस पॉइंट को z में शिफ्ट करेंगे इस फार्मूले से,
उस z का हम एरिया उठाएंगे, वही एरिया हमारी प्रोबेबिलिटी को शो करेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपका। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जी। उसके बाद मैं आपको टेबल स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, जो कुछ मैंने अभी बताया आपको उस टेबल के थ्रू मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। वैसे मैंने आपको ग्रुप में तो सेंड कर दिया है, मैं कोशिश करता हूँ इसको आपको स्क्रीन पे। ये देखिएगा, जो इस टेबल की हेडिंग है, आप इसका अगर हेडिंग को देखते हैं तो ऊपर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वैल्यूज रिप्रेजेंट्स एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द जेड स्कोर। लेफ्ट साइड, ये जितने भी एरियाज दिए हुए ना, ये यहाँ पे जितने भी एरियाज दिए हुए यहाँ पर, ये सारे एरियाज हैं। ये सारे एरियाज कौन से हैं? जेड के लेफ्ट साइड के। जेड स्कोर, जेड की जो भी वैल्यू होगी ना, उसके लेफ्ट साइड का ये एरिया है, लेफ्ट साइड का। आप देखें फर्स्ट कॉलम है, ये जो कॉलम आपको दिया हुआ है, ये जेड का कॉलम दिया हुआ है। तो ये हमारी फर्स्ट टेबल है, इसमें देखें आपका सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं। और ये हमारा दूसरा टेबल है जिसमें आपका सारी पॉजिटिव वैल्यूज है। फिर टॉप साइड पे देखें 0.00, 0.01, 02, 03, 04 अप टू 09 तक जा रहा है। फर्स्ट वैल्यू देखिएगा, फर्स्ट वैल्यू 0.000005 और लास्ट वैल्यू देखिएगा पॉजिटिव साइड नीचे 0.999997। मैंने 5 लिखा है, 0.7 लिखते हैं इसको। तो ये टेबल आपका नेट पे भी अवेलेबल है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैंने इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दिया है। एग्जाम के हवाले से ये टेबल आपको पेपर के साथ गिवन होगा, मतलब इसके अंदर से आप इसको पिक करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, इस तरह के 2 टेबल और भी हैं जो हम अपने फर्दर सिलेबस के अंदर उनको भी डिस्कस करेंगे। टोटल 3 टेबल हैं जिनको हम अपने सिलेबस में डिस्कस करेंगे। ओके, अब कंडीशन ये है, डिफरेंट पॉसिबल कंडीशंस। डिफरेंट पॉसिबल कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है कि हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है x इज लेस देन इक्वल टू a और x इज लेस देन, तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अपने x को z में शिफ्ट कर देंगे इस फॉर्मूले से। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा x इज लेस देन इक्वल टू a, तो वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा z इज लेस देन इक्वल टू a। इसको a डैश कहते हैं बेशक, ये चेंज हो जाएगी ना वैल्यूज, a डैश कहते हैं इसको। फिर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसके ग्राफ में हम शो करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो हमारा लेस देन ये, और हम अपने आंसर को एरियाज में शिफ्ट करेंगे और ये हमारा z का आ जाएगा पॉइंट a डैश, ये हमारा एरिया आ जाएगा। और हम ये कहेंगे कि ये एरिया और ये प्रोबेबिलिटीज ये दोनों आपस में इक्वल है। ये हमारे फर्स्ट कंडीशन हो गई। जो भी इसका आंसर आएगा हम उसको ये आंसर कह देंगे, और इसका वैल्यू जो है वो ग्राफ के अंदर से हम उठा लेंगे, क्योंकि लेस देन है तो हमें टेबल भी लेस देन का एरिया देगा, हम इसको एज इट इज उठा लेंगे। सेकंड कंडीशन देखिएगा, अगर प्रॉब्लम इस टाइप का आ जाता है तो फिर हम क्या काम करेंगे, अपने x को z में पहले शिफ्ट कर देंगे और उसके बाद हम अपने प्रॉब्लम को जो है वो इस तरह से लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू b डैश। ये देखिएगा, मतलब अब हमने इस पॉइंट से आगे का एरिया निकालना है। तो मैंने आपको ये बताया, टेबल आपको इस पॉइंट पे जो भी एरिया देगा ना, टेबल आपको वो लेस देन का, टेबल आपको ये आंसर देगा, टेबल ये नहीं देगा, टेबल आपको ये वाला आंसर देगा। मुझे ये चाहिए, तो मैं टोटल, टोटल कितना होता है एरिया 1, टोटल में से लेस देन का एरिया माइनस कर दूंगा, टोटल में से लेस देन को माइनस कर दूंगा,
ये लेस देन कहां से आएगा? ये लेस देन आपको टेबल बताएगा। इस वैल्यू को जो मैं टेबल से उठा रहा हूं, इस वैल्यू को मैं 1 में से माइनस कर दूंगा, मेरे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इसमें मैंने ये काम नहीं किया, 1 में से माइनस। उसकी रीजन क्या है? मुझे लेस देन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। इसका मतलब मैं लेस देन का एरिया निकालूंगा और टेबल मुझे लेस देन का एरिया दे रहा है, तो जो टेबल वैल्यू देगा वही मेरा आंसर होगा। यहां पे मुझे मोर देन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब ग्राफ में मुझे मोर देन का एरिया चाहिए। टेबल मुझे लेस देन का एरिया दे रहा है, मोर देन का एरिया नहीं दे रहा, तो मैं टोटल एरिया के अंदर से लेस देन एरिया को माइनस कर दूंगा, मेरे पास मोर देन का एरिया आ जाएगा 1 माइनस दिस वन, और ये वैल्यू मुझे टेबल देगा। टेबल के अंदर से ये वैल्यू उठाएंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, मेरे पास मोर देन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो जब कभी भी आपने मोर देन की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एरिया निकाल के टेबल से उसको 1 में से माइनस करना होगा। तीसरी कंडीशन की तरफ आते हैं। तीसरी कंडीशन क्या थी हमारे पास? बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक प्रॉब्लम हमारा इस टाइप का होगा, एक प्रॉब्लम हमारा इस टाइप का होगा। तीसरी टाइप प्रॉब्लम क्या होगा वो देखते हैं। तीसरी टाइप का जो प्रॉब्लम होगा उसमें हमारे पास ये होगा कि रैंडम वेरिएबल x जो है वो हमारा 2 पॉइंट के बीच में है। हमने इसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है। तो हम पहला पहला क्या हम ये करेंगे कि इसको z में शिफ्ट कर देंगे। z में शिफ्ट हो गया, 1 बाय 1 इसको भी z में शिफ्ट करेंगे और इसको भी z में शिफ्ट करेंगे। हमारे पास एक z1 आ जाएगा a डैश, और एक आ जाएगा z2 वो b डैश हो जाएगा। तो हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या हो जाएगा? x इज लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। ये उसका ग्राफ बन जाएगा। ये a आ गया, ये a डैश आ गया, ये b डैश है। हमने इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। अब जब मैं a डैश के ऊपर z टेबल से एरिया उठाऊंगा तो वो मुझे लेस देन का देगा, इस पॉइंट से लेस देन का एरिया देगा, वो मुझे नहीं चाहिए, टेबल मुझे ये देगा। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट, जब मैं टेबल से b डैश को चेक करूंगा तो टेबल मुझे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये सारा एरिया प्रोवाइड करेगा लेस देन का, यहां से ये लेकर यहां तक, जिसमें ये भी शामिल है। इस पॉइंट पे यहां से यहां तक एरिया देगा टेबल मुझे, और इस पॉइंट पे टेबल मुझे इस पॉइंट से यहां तक का एरिया देगा, ये वाला एरिया। तो हम इस एरिया के अंदर से इस एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये एरिया बच जाएगा जो हमारी रिक्वायरमेंट है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू b डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू a डैश। तो बिटवीन 2 में जब हम प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे, पहले पहले हम उसको z में शिफ्ट कर देंगे दोनों पॉइंट्स को इस फॉर्मूले से, और फिर b डैश पे एरिया और a डैश पे एरिया निकाल के उन दोनों एरियाज को माइनस कर देंगे। और ये तो आपको पता है कि जब हम दो वैल्यूज को माइनस करते हैं तो हम बड़ी वैल्यू पहले रखते हैं, छोटी वैल्यू बाद में रखते हैं। तो इसका एरिया बड़ा होगा b डैश का, ग्राफ ये बता रहा है ना, इसका एरिया ज्यादा होगा, इसका एरिया कम होगा। तो इस बड़े एरिया के अंदर से इस छोटे एरिया को माइनस कर देंगे, हमारे पास बीच वाला एरिया आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम 1 बाय 1 करके प्रॉब्लम उठाते हैं और z टेबल का यूज करना सीखते हैं। बस एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब आप इस फार्मूले से जब आप z की वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो z आपने जो है डेसिमल के बाद 2 डिजिट लाजमी उठाने हैं, 2 डिजिट तक। मतलब आपके पास आंसर आ रहा है z का, सपोज 1.39586 ये आंसर आ रहा है, आपने इसको 2 डिजिट तक उठाना है। ये आपने 2 डिजिट को राउंड ऑफ करके इसको उठा 2 डिजिट तक लाजमी अपने आंसर को डिफाइन करना है, क्योंकि टेबल के अंदर हमें वैल्यूज को पिक करने के लिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट लाजमी चाहिए। तो इसका 2 डिजिट का आंसर राउंड ऑफ होकर ये बनेगा। ठीक है, 2 डिजिट तक आपने अपने आंसर को कंप्यूट करना है इस फॉर्मूले से। अगर सपोज आपके पास यहाँ से आंसर आ रहा है तो आप इसको लिखेंगे 4.00। अगर आपके पास z आ रहा है 4.1, आप इसको लिखेंगे 4.10। आपने 2 डिजिट तक आंसर लिखना है, सिंपल इज दैट। आपके पास कुछ भी आंसर आ रहा हो, आपने डेसिमल के बाद 2 डिजिट लाजमी डिफाइन करने हैं टेबल के अंदर से वैल्यू को पिक करने के लिए। आपका z जो है
वो 2 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए। अगर नहीं है तो बनाएंगे, और अगर बहुत सारी वैल्यूज आ रही है तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे। अब मैं आपके सामने जो है एक प्रॉब्लम लिखता हूं और उसको जो है फिर टेबल के थ्रू हम उसको सॉल्व करते हैं। हमारा टाइम जो है वो दोबारा एंडिंग की तरफ चलना शुरू हो गया, तो किसी भी टाइम पे हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ओके जी, हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है कुछ इस टाइप का। A normal random variable x has a mean 22.5 and standard deviation 2.5. Determine z value for x is equals to 25, 0, 26.3, 16.45, 26.96 and 60.0. ओके, x की वैल्यू गिवन है, डिफरेंट वैल्यूज, और हमने इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ z वैल्यू कंप्यूट करनी है। तो z वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब क्या करना हमने, x को पुट करना है 25.0, म्यू को पुट करना है मीन 22.5 और सिग्मा पुट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5। तो आपका z वैल्यू क्या हो जाएगी? 25.0 माइनस 22.5 अपॉन 2.5। ये आपके पास बनना चाहिए। तो रैंडम वेरिएबल x था 25.0, वो हमने शिफ्ट कर दिया z के अंदर। आप ये देखिएगा z का जो आंसर है ये हमारा -3.90 प्लस 3.99 तक होगा। इसके अंदर अंदर हमारा आंसर आएगा, आप चेक कीजिएगा। ठीक है, x कुछ भी हो सकते हैं, x नेगेटिव में भी हो सकता है, x पॉजिटिव में भी हो सकता है, x जीरो भी हो सकता है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जब आप उसको z में शिफ्ट करेंगे इस फार्मूले के थ्रू, तो इसके अंदर ये डिजाइन इस तरह से किया फार्मूला, और विद मीन और स्टैंडर्ड आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसी वैल्यू देगा कि ओवरऑल z का आंसर जो है वो आपका इस रेंज के अंदर अंदर आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। यही रेंज आपकी टेबल की है, मतलब आपकी वैल्यू जो है वो आप टेबल के अंदर से इजीली पिक कर सकेंगे। तो ये आंसर 1 आ रहा है ना, तो हम इसको 2 डेसिमल प्लेस में लिखेंगे, z इज इक्वल टू 1.00। इस तरह से आपने इस पर, इस पर, इस पर और इस पर ये सारी वैल्यूज कंप्यूट कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि अब आपने फाइंड द फॉलोइंग एरियाज, find the following areas under the normal curve, under the normal curve। उसके बाद पार्ट ए में उसने ये कहा है टू द लेफ्ट ऑफ z, लेफ्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1.6। बी पार्ट में उसने कहा है टू द राइट ऑफ z, to the right of z 1.60, और सी पार्ट में उसने कहा है
between z is equals to -1.96 and z plus 1.96। अच्छा, इस क्वेश्चन उसने अब आपसे क्या कहा है, ये z की वैल्यूज दी हैं आपको। अब आपने फॉलोइंग एरियाज, अब आपने इनके एरियाज कंप्यूट करने, मतलब इस पॉइंट के लेफ्ट साइड का एरिया निकालना है, इस पॉइंट के राइट साइड का एरिया निकालना है, और इन दो पॉइंट के बीच का एरिया निकालना है। तो z में हमारे पास x शिफ्ट हुआ है इस क्वेश्चन, ठीक है, z हमारे पास शिफ्ट हुआ है। अब हम डायरेक्ट इन वैल्यूज को उठाएंगे। हमारा सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट, पहले उसका ग्राफ बना लेते हैं। मैंने बताया था इसका जो मीन होता है z का वो 0 होता है और सिग्मा 1 होता है। तो मीन आपका सेंटर में होता है ना ग्राफ के, यहाँ पे मीन है। तो अगर ये 0 है तो लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे और राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। सेंटर में 0 है तो इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव। हमारी वैल्यू क्या है, प्लस में है, 1.60 प्लस में है। तो प्लस में 0 के बाद होगा, 0 से पहले नहीं होगा। तो इसकी लोकेशन जो है वो यहां कहीं होगी। हम अज्यूम कर लेते हैं हमारा z यहां पे पड़ा हुआ है 1.60, ठीक है, 0 के बाद। अब क्या करना है, इस पॉइंट का लेफ्ट साइड मैंने आपको बताया था लेस देन होता है। मुझे ये एरिया निकालना है, एरिया टू द लेफ्ट साइड ऑफ z इज इक्वल टू 0.60। अब हम जाएंगे टेबल में, टेबल है ये z की वैल्यू, पॉजिटिव साइड पे जाएंगे, जहां पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज है ना, उस टेबल में जाएंगे। उसमें आप तलाश करें 1.60, बहुत सारी वैल्यूज होंगी, उसमें आपने 1.60 देखना है पहले कॉलम में, और ऊपर देखना है बहुत सारी वैल्यूज के अंदर 0.1